Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली द हिंदू एनालिसिस बाय फोरम आईएएस। आज 24 मार्च है और 24 मार्च को जो टॉपिक्स मैं लिया हूं डिस्कशन करने के लिए, उसमें जो पहला टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में। तो जो चिपसेट्स हैं कैसे पिछले 10 सालों में एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर बन के निकले हैं और सभी कंट्रीज को इसका इंपॉर्टेंस समझ में आने लगा है, पर्टिकुलरली आफ्टर पेंडेमिक। तो सभी कंट्रीज चाहती हैं कि जितना भी उनका चिपसेट्स का रिक्वायरमेंट है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। इसके बारे में आज हमारा डिस्कशन होगा कि इंडिया का क्या इनिशिएटिव है, इंडिया क्या चाहता है इस बारे में। जो दूसरा टॉपिक है वो है डिस्क्वालिफिकेशंस को लेके। कल राहुल गांधी को सूरत के एक कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, इनफैक्ट कन्विक्ट किया फॉर मोर देन 2 years इन ए डिफेमेशन केस दैट वाज रजिस्टर्ड इन 2019। तो कभी भी 2 साल से ज्यादा के लिए अगर किसी भी सिटिंग एमपी या एमएलए को कन्विक्ट किया जाता है, सेंटेंस दिया जाता है, तो जो मेंबरशिप होता है पार्लियामेंट का या फिर स्टेट असेंबली का, वो इमीडिएटली मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा डिस्कशन है। और तो इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहां डिस्क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या राय रहा है, और अगर राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा विथ इमीडिएट इफेक्ट तो राहुल गांधी के पास ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं, लीगल ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं। जो थर्ड टॉपिक इज अबाउट पेटेंट्स, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जॉनसन एंड जॉनसन ने एवरग्रीनिंग के लिए अप्लाई किया था, अपना पेटेंट रिन्यू करने के लिए अप्लाई किया था एक टीबी ड्रग को, तो इंडियन पेटेंट ऑफिस ने उसको डिक्लाइन कर दिया रिन्यू करने से। इसके बारे में देखेंगे कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स क्या होता है, जॉनसन एंड जॉनसन का अटेम्प्ट क्या था, और अगर इंडियन पेटेंट ऑफिस ने डिक्लाइन कर दिया रिन्यू करने से तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। और इंडियन पेटेंट एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 3D, वहां पे एवरग्रीनिंग को अलाउ नहीं किया जाता है, उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो और जो भी कंटेंट है, कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स। यहां से जाएं, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यहां से आप डेली बेसिस पे ये जो कंटेंट है द हिंदू एनालिसिस का, इसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने फर्दर रिवीजन के लिए। फाइन, तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। जो पहला टॉपिक आज का हमारा वो है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। इंडिया ने एक स्पेसिफिक स्कीम लाया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो और भी सेक्टर्स में के लिए है वो, लेकिन सेमीकंडक्टर पे गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है। क्योंकि पिछले 10 सालों में जितने भी तमाम सेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट हो गए हैं चिपसेट्स पे। तो चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे मोबाइल हैंडसेट्स हो, कंप्यूटर सिस्टम्स हो, पूरा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है सारी चिपसेट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो जितने तमाम सेक्टर्स की डिपेंडेंसी बढ़ी है चिपसेट्स पे, उतना ही उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ा है। और ये जो इंपॉर्टेंस है तब देखने को मिला पर्टिकुलरली पेंडेमिक के टाइम पे। देखिए इंडिया के पास जो सेमीकंडक्टर चिप्स का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बहुत माइनर है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, इंडिया में डिजाइनिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो पेंडेमिक के समय जब सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुआ तो चिपसेट्स का मेजर मैन्युफैक्चर ताइवान है और तमाम कंट्रीज जो है अपनी सप्लाई नहीं ले पा रही थी ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शन, और जो पेंडेमिक के चलते जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से। उससे क्या हुआ कि दुनिया भर में जो भी सेक्टर्स डिपेंडेंट हैं चिपसेट्स पे वो सफर किए। आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में जो भी लोगों ने गाड़ियां बुक की थी पेंडेमिक के समय, तो वो जो डिलीवरी थी गाड़ियों की वो डिले हो गई। क्योंकि टाइम पे गाड़ियां मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रही थी, जो कि डिलीवर किया जा सके उसको मैन्युफैक्चर क्यों नहीं हो पा रही थी कि जो उसमें चिप्स लगता है वो अवेलेबल नहीं था। तो जिनको वेटिंग 1 महीने 2 महीने का था, उनकी वेटिंग 6 महीने 8 महीने तक चली गई। इनफैक्ट महिंद्रा टाटा का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी, वो भी कम हो गया था। एप्पल ने ये अनाउंस किया उस समय कि उनका जो रेवेन्यू है, एप्पल मोबाइल्स बेचने से जो रेवेन्यू उनको आता है वो 3 to 4 बिलियन कम हो जाएगा पर क्वार्टर। क्योंकि चिप्स अवेलेबल नहीं है उनके पास। तो पेंडेमिक के समय चिप्स का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो देखने को मिला कि कैसे एक ऑयल जितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, वैसे चिपसेट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। पहली बात थी पेंडेमिक। ठीक है, दूसरी बात है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन।
एक तरह का डीकपलिंग हो रहा है चाइना के साथ, और चाइना का भी जो शेयर है मार्केट में वो काफी अच्छा है चिपसेट्स के मार्केट में। हालांकि इनका अपना कुछ वीकनेस है चिपसेट्स के मार्केट को लेके, लेकिन स्टिल चाइना का शेयर है उसमें। तो यूएस ने मूव किया कि जो उनके यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर डिजाइन और जो गियर्स यूज होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में, कि चाइना की कंपनीज जो है इस डिजाइन को, इस आईपी को एक्सेस ना कर पाए। तो यूएस ने क्या किया कि जो भी यूएस के पास सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसको प्रोटेक्ट कर लिया फ्रॉम चाइनीज कंपनीज। तो इंडिया ने भी ये देखा कि सेमीकंडक्टर चिप्स का कितना इंपॉर्टेंस है, और जब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स अनाउंस किए गए तो सेमीकंडक्टर पर गवर्नमेंट का मेजर फोकस था। डेलॉयट ने यह कहा है कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो बाय द ईयर 25-26 $55 to 60 बिलियन का होने वाला है। गवर्नमेंट का एस्टिमेट ये है कि इंडिया 2023 में जो मोबाइल सेट्स एक्सपोर्ट करेगा दे विल बी ऑफ समवेयर बिटवीन 9 to 10 बिलियन वैल्यू। इंडिया खुद का कंजम्पशन कितना बहुत बड़ा है सेमीकंडक्टर चिप्स का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस किया कि टू इंसेंटिवाइज द कंपनीज टू एस्टेब्लिश देयर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इन इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ओवर एंड अबव सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है 10 से 20 से 25% तक। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने कुछ रिलीज किया पैसा, लगभग मोर देन 1600 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने भी रिलीज किया है। ठीक है, मोर देन 1600 करोड़ रुपीस। ये स्कीम अनाउंस हुआ था दिसंबर 2021 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन इनटू इंडिया। सिग्निफिकेंस जैसा मैंने आपको समझाया, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें इसका यूज हो रहा है। चैलेंज है कि हमारे पास हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं है, हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है चिपसेट्स के मार्केट में, चाइना का डोमिनेंस है। तो चाइना लेवरेज कर सके इस अपने डोमिनेंस को, इसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए जरूरी यह है कि हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जहां सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं या फिर चिपसेट्स बनते हैं उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन। ठीक है, फैब्रिकेशन, उसको शॉर्ट में बोलते हैं फैब्स। फैब्स क्या करती हैं? तो फैब्स क्या करती हैं कि जो सिलिकॉन होता है दे टर्न सिलिकॉन इनटू इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाया जाता है, इसको बोलते हैं चिपसेट्स। अब देखिए कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं दैट इज फैब्स, इसको फंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, फंड्री, फंड्री में जो चिप्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिजाइन नहीं होता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये जो फैब्स होती हैं ये बहुत ही कैपिटल इंसेंटिव होते हैं, इसमें जो कैपिटल लगता है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगता है। दूसरी बात कि इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिसीजन चाहिए। प्रिसीजन के लिए जो डिजाइनिंग गियर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग गियर्स हैं, उनका इंपॉर्टेंस है इसमें। इंटेलेक्चुअल लेबर चाहिए इसमें। ठीक है, तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिसीजन चाहिए क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड नुआंस्ड डिवाइसेस होते हैं ये, और इसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भी अनइंटरप्टेड चाहिए और हाई क्वालिटी का चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वाटर गजलिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता कि वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। तो सेमीकंडक्टर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही अच्छी क्वालिटी की और लगातार चाहिए, कहीं भी उसमें इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। टेक्सास में, यूएस में हो गया था इंटरप्शन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में, सैमसंग का यूनिट था वहां पे, तो उसको लगभग 1.5 से 2 महीने लगे उसको अपने सिस्टम को दोबारा रिस्टोर करने में। सिर्फ एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ था उसके बाद। तो आप देख सकते हैं कि अगर 2 महीने भी कोई यूनिट बंद रहे उतने बड़े इन्वेस्टमेंट का, जहां पे कि 24 घंटे काम चलता है उस इन्वेस्टमेंट को, उसका रिटर्न लेने के लिए, तो कितना बड़ा उनको घाटा हो सकता है वहां पे। और इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें अगर छोटा सा भी कोई डिस्ट्रप्शन होता है तो चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं, काम खराब हो सकता है। डिस्ट्रप्शन लाइक डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर कभी आपने देखा होगा चिपसेट कितना छोटा होता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता है उसमें, तो अगर उसमें डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू फंक्शन एफिशिएंटली और प्रॉपरली। दूसरी बात यह भी है कि अर्थक्वेक अगर कहीं डिस्टेंस में भी आ गया और पूरा सिस्टम जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वो हिल गया तो पूरा डिजाइन खराब हो जाएगा इन लोगों का। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री है, इसका डिजाइन काफी
प्रिसीजन से करना पड़ता है, काफी डिफिकल्ट होता है। तो यहां पर जो है गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि जितना इसमें कॉस्ट लगना है, जो इन्वेस्टमेंट लगना है, उसको इंसेंटिवाइज करें, सब्सिडाइज करें। फिर बात यह है कि चाइना के डोमिनेंस को देखते हुए इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया। यूएस की गवर्नमेंट ने भी सब्सिडीज और इन्वेस्टमेंट्स में को फाइनेंस कर रही है। फॉर एग्जांपल यूएस की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है $50 बिलियन का सब्सिडी फॉर दोज एंटिटीज हु आर गोइंग टू एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये बात है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एज पर इन्वेस्ट इंडिया जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग है, दे आर ऑफ over 300 billion value. They will become of over 300 billion value by 25-26. अब देखिए इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बाय एंड लार्ज असेंबली होता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ा है, लेकिन जो भी चाइना से या फिर ताइवान से, साउथ कोरिया से, जापान से मैन्युफैक्चरिंग होकर आता है छोटे छोटे डिवाइसेस का, उसको असेंबल करके यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो इंडिया में जो है, इंडिया क्या चाहता है कि जो चिपसेट्स हैं, तो बेसिकली जो यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस किया गया, तो चिपसेट्स और डिस्प्ले दोनों के लिए किया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें, चिपसेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। तो इसके लिए ये जो चिपसेट्स हैं और डिस्प्लेस इंडिया में बहुत ही रेयर बनते हैं। इंडिया में कुछ डिजाइनिंग एंटिटीज हैं, लाइक इंटेल है, न्वीडिया करके कंपनी है न्वीडिया, जो जिनका यहाँ पे यूनिट है जो कि वो डिजाइन करते हैं। इंटेल है, न्वीडिया है, मेजर इनका डिजाइनिंग यूनिट है इंडिया में। तो इंडिया के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं कि कैसे यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्रमोट किया जा सकता है। पहला स्ट्रेंथ ये है कि गवर्नमेंट एक्टिव है और डिटरमाइंड है कि सेमीकंडक्टर को इंडिया में लाना ही लाना है। फिर है कि जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन है उसमें भी इंडिया का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर डिजाइन में जो इंटेलेक्चुअल लेबर चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेबर दे आर मोस्टली आइदर दे आर इंडियंस, तो चाहे ताइवान में हो रहा हो, जापान में हो, यूएस में हो, आइदर दे आर इंडियंस और ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो दिस इज वन स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। दूसरी बात यह है कि इंडिया में ऑलरेडी देयर आर फर्म्स हु आर फैसिलिटेटिंग डिजाइन इन इंडिया। मैंने आपको बताया कि इंडिया में डिजाइन हो रहा है पर्टिकुलरली बाई इंटेल, ठीक है, और न्वीडिया। जरूरी क्या है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी हो, सिर्फ डिजाइन ही ना हो। कंपटीशन किससे है? चाइना से है, और चाइना एक पास कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि देयर इज अ सैंक्शन ऑन चाइना ऑन एक्सेस ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज फ्रॉम यूएस। सैंक्शन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सैंक्शन एक इमीडिएट रीजन है कि चाइना कैसे एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है। उसके अलावा एजिंग प्रॉब्लम है चाइना में, कि चाइना की जो पॉपुलेशन है इट इज एजिंग वेरी फास्ट। अब ये क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है चाइना के लिए, किसी भी तरह का जो एडवांस टेक्नोलॉजी का सेक्टर है वहां पे कंपीट कर पाए चाइना। इंडिया के पास एडवांटेज है, इंडिया के जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं या फिर इंडियन नेशनल से कहीं और काम कर रहे हैं, दे आर गुड इन डिजाइनिंग सेमीकंडक्टर चिप्स। इंडिया के पास जो पॉपुलेशन का एवरेज एज है, ठीक है, वो 30 साल है। चाइना में ओवर 40 इयर्स हो गया है। एजिंग पॉपुलेशन इंडिया में नहीं है। इंडिया के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक एडवांटेज है जिसका डिविडेंड इंडिया ले सकता है। ठीक है, तो अब जरूरत यह है यहाँ पे कि जब डिजाइनिंग हो रही है, इंटेलेक्चुअल लेबर है, बड़ा मार्केट है इंडिया, तो जरूरी यह है कि इंडिया में खुद मैन्युफैक्चरिंग हो सेमीकंडक्टर चिप्स का। फाइन। और इंडियन गवर्नमेंट का एम्बिशन क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है, अभी रायसीना डायलॉग हुआ था हाल में, तो वहां पे जो एमओएस थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनका कहना ये था कि जो भी कंट्रीज हैं जो सिमिलर वैल्यू शेयर करती हैं, दे शुड कम टुगेदर एंड एस्टैब्लिश इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन। देखिए जो चिपसेट्स होता है, चिपसेट्स काफी सोफिस्टिकेटेड चीज होती है, तो मिनिस्टर का कहना यह था कि जो भी कंट्रीज हैं जो सिमिलर वैल्यू शेयर करती हैं, दे शुड स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग। तो जापान का कुछ स्ट्रेंथ है, ताइवान का कुछ, इंडिया का कुछ और हो सकता है, यूएस का कुछ और हो सकता है। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग में सभी कंट्रीज अपने अपने स्ट्रेंथ को लेवरेज करें, ठीक है, और फिर वो एक सप्लाई चेन क्रिएट करें कि वो सप्लाई चिपसेट मैन्युफैक्चर करके
और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो उससे दो बातें होंगी। पहली बात यह होगी चाइना का डोमिनेंस है उसको काउंटर किया जा सकता है। दूसरा बात यह है उसमें कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का मोनोपोली नहीं रहेगा, ठीक है। तो चाइना का डोमिनेंस काउंटर करना ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी मोनोपोलाइज ना कर पाए इस सेक्टर को। देखें, जो चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर था टुवर्ड्स ताइवान पिछले साल, तो सभी कंट्रीज को डर इस बात का था कि अगर ताइवान आइलैंड पे कुछ इशू क्रिएट हो जाता है, कोई क्राइसिस हो जाती है, तो सेमीकंडक्टर सप्लाई का क्या होगा। तो ये भी एक इशू है कि अगर ताइवान का डोमिनेंस है इस मार्केट में, तो वो भी एक चैलेंज है कि क्योंकि ताइवान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो जरूरी ये है कि इंडिया जैसी कंट्री जो कि एस्पायर कर रही है टू बिकम ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जरूरी ये है कि सेमीकंडक्टर जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इंडिया का सेल्फ रिलायंस हो। फाइन, तो ये था हमारा डिस्कशन सेमीकंडक्टर्स के बारे में। जो दूसरा टॉपिक है आज का वो है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। इंडिया में डिफेमेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस है। काफी कंट्रीज में सिर्फ एक सिविल ऑफेंस है, लेकिन इंडिया में क्रिमिनल ऑफेंस है। और सुप्रीम कोर्ट में से कई बार डिमांड भी किया गया है कि जब भी डिफेमेशन का केस हुआ है कि डिफेमेशन का जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करे सुप्रीम कोर्ट। बट स्टिल अभी तक डिफेमेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और राहुल गांधी ने 2019 में कि जब इलेक्शंस थे उस समय कर्नाटका के एक पॉलिटिकल रैली में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कुछ बातें कही थी, जिसको लेके सिमिलर सरनेम के एक गुजरात के एमएलए ने केस फाइल किया उनके अगेंस्ट डिफेमेशन का। तो उसके बाद आफ्टर ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स उनको कन्विक्ट किया गया है और 2 साल का सेंटेंस दिया गया है। इंडिया में कोई भी अगर सिटिंग एमपी है, एमएलए है, अगर उसको मोर देन 2 इयर्स ऑफ सेंटेंस मिलता है तो उसकी जो मेंबरशिप है वो जा सकती है, वो चली जाती है इनफैक्ट। और जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इमीडिएट होता है। ये पहले ऐसा नहीं था, पहले एक टाइम पीरियड मिलता था अपील करने के लिए हायर कोर्ट्स में। लेकिन अब क्या है कि 2013 के बाद एक लिली थॉमस केस हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो इमीडिएट होगा। तो उसमें यह है कि डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा कोई भी एमपी या एमएलए अगर 2 साल से ज्यादा का है। तो लेट्स से कि अगर 2 साल का है, 2 साल ये, और अगले 6 साल तक और 2 + 6 ईयर्स तक और वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अगर किसी का कन्विक्शन स्टे हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसको स्टे कंटिन्यू करता है, अपहोल्ड करता है, तो उसको अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन कुछ और भी इसमें प्रावधान है, कुछ और भी सॉल्यूशंस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इशू ये यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का। देखिए आईपीसी सेक्शन 500 में इंप्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 इयर्स फॉर डिफेमेशन, ठीक है। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन है एमपीज का या फिर एमएलएस का इंडिया में, वो 3 तरीके से हो सकता है। मेजर 3 तरीके हैं उसके। पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, आर्टिकल 1024 एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1 फॉर एमएलएस इन स्टेट असेंबलीज। जो दूसरा प्रोविजन है डिस्क्वालिफिकेशन का वो है 10th शेड्यूल। तो यहां पे डिफेक्शन के केसेस में डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और 10th शेड्यूल के केस में स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है डिस्क्वालीफाई करने की। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्लियरली मेंशन किया गया कि किस किस ग्राउंड्स पे एमपी से एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 102 है, इसमें जो ग्राउंड्स दिए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, उसमें जो पहला ग्राउंड है दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ऑक्युपाई करता है और एमपी एमएलए भी है, तो उसकी जो सीट है वो जा सकती है। और एक लिस्ट है गवर्नमेंट ने इशू किया है कि ये ऑफिसेज जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर है इफ द सिटिंग एमपी और एमएलए इज डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड और डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट बाय अ कोर्ट। अनसाउंड माइंड फिर दूसरा कंडीशन है। जो तीसरा कंडीशन है वो है नॉट हैविंग वैलिड सिटीजनशिप। तो किसी ने सिटीजनशिप डिनाउंस कर दिया है या फिर किसी ने गलत तरीके से इंडियन सिटीजनशिप लिया है, तो भी उसका जो मेंबरशिप है उसको हटाया जा सकता है। ये बात है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल में क्या ग्राउंड्स हैं? अगर कोई मेंबर है पार्लियामेंट का, असेंबली का,
वो ऑफिस जो पार्टी है उसके डिसीजंस के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। लेट्स से कि कोई इलेक्शंस में पार्टी के अगेंस्ट प्रचार कर रहा है, पॉलिटिकल रैलीज कर रहा है, उसको डिस्क्वालीफाई किया सकता है। कोई इंडिपेंडेंट एमएलए है, इंडिपेंडेंट एमएलए अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन करेगा वो, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, एमपी एमएलए या फिर एमपी, ठीक है। फिर है कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर 6 महीने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अगर उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो उनको विदिन 6 मंथ ज्वाइन करना पड़ेगा आफ्टर दे आर नॉमिनेटेड टू पार्लियामेंट और असेंबली। फिर है कि अगर कभी भी जो मास डिफेक्शंस होते हैं, अगर कुछ लोग पार्टी छोड़ते हैं एक ग्रुप बना के, their number must be more than 2/3 of their strength in parliament और assembly। तो लेट्स से कि अभी शिवसेना का केस हुआ, हालांकि शिवसेना केस डिफरेंट था क्योंकि पार्टी नहीं चेंज हुआ था, वहां पे मोर देन 2/3 लोगों ने ग्रुपिंग बना के चीफ मिनिस्टर को हटाया था। लेकिन किसी भी असेंबली में लेट्स से कि यूपी की असेंबली है, ठीक है, यूपी की असेंबली का स्ट्रेंथ क्या है, 403। अगर समाजवादी पार्टी का स्ट्रेंथ 150 है, तो अगर ये समाजवादी पार्टी के मेंबर्स को समाजवादी पार्टी छोड़नी है तो मोर देन 100 मेंबर्स को एक साथ छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज उनकी मेंबरशिप जा सकती है। तो मोर देन 100 एक ग्रुपिंग बना के अलग हो सकते हैं पार्टी से, उससे कम अगर होगा तो वो उनका जो मेंबरशिप है वो जा सकता है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल में कुछ सेक्शंस दिए गए हैं जिसमें डिटेल में दिया गया है कि किस किन ग्राउंड्स पे जो मेंबर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो प्रोमिनेंटली सेक्शन 8, 9, 10, 11 ये हैं। पहले मैं आपको 9 बता दूं। 9 है कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होता है तो और ये पाया गया कि सही है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया सकता है। ये है सेक्शन 9 में, ठीक है। फिर है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में दिया गया है कि अगर कोई भी इफ एन एमपी और एमएलए फेल्स टू लॉज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। मतलब ये है कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर को आपको साफ साफ बताना होगा अपने पेपर्स में कि हमारा इतना एक्सपेंडिचर हुआ है। सेक्शन 11 है। 11 क्या कहता है कि अगर कोई भी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्शन एक्सपेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस, अगर आपको ये सेक्शन 9, 10, 11 ना भी याद हो, आपको ये भी याद है तो सफिशिएंट है वो। सेक्शन 8 आप जरूर याद रखें कि वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। इसमें जो सेक्शन 8 का क्लॉज 1 है उसमें ये बात कहा गया है अगर कोई भी ग्रुप्स के बीच में, सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स हैं उनके बीच में अगर एनिमिटी प्रमोट करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया सकता है। लाइक अभी 2022 में आजम खान को डिस्क्वालीफाई किया गया था इन एन इशू ऑफ हेट स्पीच। हेट स्पीच इज लाइक प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन कम्युनिटीज। तो एनिमिटी कोई प्रमोट करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई किया सकता है। सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 में जो प्रोमिनेंट प्रोविजन है कि अगर कोई भी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में कोई कन्विक्ट होता है, कोई इंडल्जेंस डॉरी के केसेस में कोई इंडल्ज होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कुछ और इसमें ग्राउंड्स दिए गए हैं लेकिन प्रोमिनेंट उसमें डॉरी का केस है। फिर है सेक्शन 3। सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का कन्विक्शन हो, चाहे करप्ट प्रैक्टिसेस में हो, चाहे डॉरी प्रोहिबिशन केस में हो, चाहे हेट स्पीच के केस में हो, तो अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन ये कन्विक्शन जो है अगर मोर देन 2 इयर्स का होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता है अगर किसी भी सिटिंग एमपी या एमएलए को अगर मोर देन 2 इयर्स का सेंटेंस दिया जाता है किसी भी केस में तो उसका जो मेंबरशिप है वो इमीडिएट खत्म हो जाएगा। इमीडिएट इसमें नहीं कहा गया है, इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब देखिए सेक्शन 4 है, सब सेक्शन 4 है आरपीए का। ये क्या कहता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट कम इनटू इमीडिएट इफेक्ट। जो मेंबर्स हैं, एमपी से एमएलए से, उनको 3 महीने का टाइम मिलेगा टू अपील देयर केस बिफोर अ सुपीरियर कोर्ट। तो अगर सेशन कोर्ट ने किया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है तो हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है मामला।
तो 3 महीने का टाइम मिलता है कि उनको कन्विक्ट कर दिया गया है, सेंटेंस प्रोनाउंस कर दिया गया है, तो 3 महीने का टाइम रहेगा जाके अपील लें। और अगर उनको स्टे मिल जाता है, अगर उनको स्टे मिल जाता है और उनका जो सेंटेंस उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उनकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। तो इन 3 महीनों के बीच में मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको स्टे मिल जाता था और उनका जो कन्विक्शन, जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं हो पाता था। तो कहीं ना कहीं इट वॉज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस हैं ये कॉमन पर्सन्स पे भी लागू होते हैं। अगर कोई कॉमन पर्सन किसी केस में कन्विक्टेड है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो जितना पीरियड ऑफ सेंटेंस है वो +6 ईयर्स तक चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन कोई सिटिंग अच्छा, उसका डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट होगा, उसमें कुछ 3 महीने का समय नहीं है। लेकिन जो एमपी से एमएलए हैं इनको 3 महीने का टाइम मिलता है। ये टाइम किसने दिया? पार्लियामेंट ने दिया, क्योंकि पार्लियामेंट में ने आरपीए 1951 इनेक्ट किया। तो लिली थॉमस केस एक 2013 में, इसमें क्या चैलेंज किया गया कि अगर जो इनको 3 महीने का टाइम मिल रहा है, दिस इज वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। क्यों? क्योंकि कोई सिटीजन है उसको इमीडिएट डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, लेकिन आरपीए 3 महीने का समय दे रहा है फॉर सिटिंग मेंबर्स ऑफ असेंबली और पार्लियामेंट। देयरफॉर इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, पहला ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट दिया है पार्लियामेंट को, उसमें उस मैंडेट के अंदर में अदर ग्राउंड्स ऐड करने की बात की गई है कि और भी ग्राउंड्स ऐड किए जा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया सकता है। ये अथॉरिटी नहीं दिया गया पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट ये कहे कि 3 महीने बाद 3 महीने तक डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसके बीच में कोई स्टे ले लेता है तो फिर डिस्क्वालीफाई वो नहीं होगा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं, पार्लियामेंट के पास सिर्फ ये अथॉरिटी है कि वो एडिशनल ग्राउंड्स इसमें डाल सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन को डिले नहीं कर सकता। एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन और डिलेइंग डिस्क्वालिफिकेशन, ये 2 पॉइंट्स हो गए। तो इस पे सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 को, सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। फिर है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, अगर ये अब प्रोविजन नहीं रहा आरपीए में, जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो इमीडिएट होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट अब दोबारा इसको कोई इनेक्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटेड पार्लियामेंट फ्रॉम एक्सटेंडिंग द डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट केस आया ये। तो गवर्नमेंट ने उस समय अटेम्प्ट भी किया कि लाया जाए कानून सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो लिली थॉमस केस एक लैंडमार्क जजमेंट है कि देखिए जितने भी प्रोविजंस है, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है उसको क्लीन करने का एक तरीका है। ये पॉलिटिक्स में लोगों का ट्रस्ट रहना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी में अगर कोई सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है तो वो है पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर ये कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर्स कौन है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज। और अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए करप्ट रहेंगे या फिर इस तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज होंगे और उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तो जो डेमोक्रेसी का ट्रस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इसको ध्यान रखते हुए तमाम तरह के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में, 10th शेड्यूल में, आरपीए में तमाम तरह ग्राउंड्स रखे गए हैं किन किन केसेस में एमपी से एमएलए से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर है कि अब क्या है कि लेट से कि कल यानी 23 मार्च को डिस्क्वालीफाई किया गया, ठीक है, कन्विक्ट किया गया, डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। लोकसभा अब कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर नोटिस इशू करेगा डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, तो डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट होता है। अब देखिए क्या होगा, अगर 23 मार्च को ये प्रोनाउंस किया गया जजमेंट, तो ऐसा हो सकता है कि सुपीरियर हायर कोर्ट में स्टे मिल जाए, ठीक है, हायर कोर्ट में स्टे मिल जाए, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन तो हो चुका है। अब होगा क्या कि इफ ए कोर्ट ग्रांट्स स्टे on the conviction or decides to the appeal in favor of the convicted lawmaker, the disqualification can be reversed. तो अगर जो कन्विक्ट है, जो इसको सेंटेंस दिया गया है, अगर आगे चल के उसको रिहा कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, तो उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिवर्स हो सकता है। अब प्रॉब्लम इसमें कुछ ग्रे एरियाज भी हैं कि अगर 23 मार्च को कन्विक्ट किया गया
लेट से कि अगले 25 मार्च को लोकसभा इशू करता है डॉक्यूमेंट कि ये सीट खाली हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि विद इन 6 मंथ उस पर इलेक्शन करना। यहां पे जो कन्विक्ट हैं राहुल गांधी, अगर उनको स्टे मिल जाता है और फर्दर डिसाइड जब तक इसको डिसाइड किया जाता है तब तक टाइम लैप्स हो जाता है, मोर देन 6 मंथ, तो बीच में इलेक्शन हो गया है। आगे चल के अगर ये हुआ कि नहीं उनको फ्री कर दिया जाता है, उनको बरी कर दिया जाता है, तब क्या होगा? तो कुछ ग्रे एरियाज हैं जिसपे कि क्लैरिफिकेशन और भी इसमें जरूरी है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन। अगर स्टे मिल जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स हो सकता है। ये कहा था लोक प्रहरी केस में 2018 में, क्लैरिफिकेशन दिया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने। पहली बात है कि डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स हो सकता है अगर उसको स्टे मिल गया तो। दूसरा केस एक और तरीका है ना, अपनी मेंबरशिप दोबारा की डिस्क्वालीफाई ना हो सके 8 साल के लिए एक ही बार में। तो देखिए जो आरपीए है, आरपीए का अभी तक हमने डिस्कस किया था फ्रॉम सेक्शन 8 to 10। अब देखिए कि 11 में क्या कहता है सेक्शन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है कि जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को रिड्यूस कर सकता है या फिर रिमूव भी कर सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल हटा सकता है इलेक्शन कमीशन। डिस्क्वालिफिकेशन मींस कि जो 2 साल या 8 साल के लिए है डिस्क्वालिफिकेशन, उसको हटा सकते हैं, यानी कि दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। अभी एक केस हुआ था, सिक्किम के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को करप्शन के केस में कन्विक्ट किया गया था, तो उनका भी कुछ 2 साल से ज्यादा का था केस, 2 साल ज्यादा का नहीं था, 2 साल से कम का ही था। तो उसमें क्या था कि उतने दिन तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो इलेक्शन कमीशन ने उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड था वो खत्म कर दिया था या फिर कुछ कम कर दिया था, या फिर 1 महीना रह गया था, उससे भी कम रह गया था। तो सीएम का नाम था पीएस तमांग। तो कोई भी किसी को अगर डिस्क्वालीफाई किया जाए तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो स्टे ले लें और उनका जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, या तो उसको आगे चल के कोर्ट बरी कर दें, या फिर इलेक्शन कमीशन उनका जो सेंटेंस है वो कम कर दे, सॉरी डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है उसको रिड्यूस कर दे या खत्म कर दे। ये ऑप्शंस हैं किसी को भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस पार्टी अब तैयारी में है कि कैसे उनका जो मेंबरशिप उसको रिटेन किया जाए पार्लियामेंट में, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो लीगल ऑप्शंस हैं, जो लीगल प्रोसेस है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो ये होता है, और लीगल ऑप्शंस ये होते हैं। अब देखते हैं अपना तीसरा आर्टिकल आज का। तीसरा आर्टिकल इज अबाउट टीबी ड्रग, इनफैक्ट पेटेंट के बारे में है। तो जॉनसन एंड जॉनसन एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये। तो ये एक ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं कॉल्ड एज बेडाक्विलिन। ये एक टीबी ड्रग है और इसको यूज किया जाता है जिनको भी टीबी के ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं, जब उनको कोई पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो उनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में ये दवा काम आता है। मींस की जो पहला लाइन है ट्रीटमेंट का, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गया बॉडी में, अब उसके ऊपर जो दवाएं हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, तो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसमें बेडाक्विलिन का इस्तेमाल होता है। तो अब क्या था कि इसका पेटेंट जॉनसन एंड जॉनसन के पास था। देखिए मैं टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि एक केस हुआ था नोवार्टिस का, नोवार्टिस 2013 में, और इस नोवार्टिस कंपनी ने, ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्होंने ग्लीवेक अपनी दवा का पेटेंट दोबारा रिन्यू कराना चाहा और इंडियन पेटेंट ऑफिस ने उसको डिक्लाइन कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लाइन कर दिया। और ये केस, इस केस के बारे में, इस टॉपिक के बारे में यूपीएससी ने पूछा था, साफ साफ ग्लीवेक, नोवार्टिस और ग्लीवेक का नाम लेके पूछा था। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें 2013 का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2013 या फिर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है साफ साफ। तो यहां पे भी केस था किस चीज का, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। हम बताएंगे आपको कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने बेडाक्विलिन जो इनकी दवा है उसको लेके इंडियन पेटेंट ऑफिस में अप्लाई किया था कि इसको रिन्यू किया जाए, क्योंकि जुलाई 2022 में इनका जो पेटेंट है वो खत्म होने वाला है।
और इन्होंने ये क्लेम किया था रिन्यू करने के लिए कि दे हैव इन्वेंटेड ए मेथड फॉर मेकिंग डेरिवेटिव ऑफ क्विनोलिन इन इट्स सॉल्ट फॉर्म। क्विनोलिन एक सॉल्ट है, ये इस सॉल्ट के बेसिस पे बेडाक्विलिन को बनाया जाता है, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके बेसिस पे दवाओं को बनाया जाता है। तो इस तरह का सॉल्ट था, ये सॉल्ट का नाम था क्विनोलिन। इन्होंने ये कहा कि एक क्विनोलिन का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव नया उन्होंने तैयार किया है, उसके बेसिस पे बेडाक्विलिन को बनाया जाएगा। तो ये नया एक तरीका हमने इजाद किया है, तो द पेटेंट शुड बी रिन्यूड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। लेकिन इंडियन पेटेंट ऑफिस ने डिक्लाइन कर दिया। इंडियन पेटेंट ऑफिस ने क्यों डिक्लाइन किया? देखिए, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेटेंट्स एक्ट का। पेटेंट्स एक्ट का सबसे अगर कोई सेक्शन डिबेट में रहता है तो वो रहता है सेक्शन 3D। इसको आप बस याद रखें, सेक्शन 3D ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1978। तो इसमें ये कहा गया द सॉल्ट फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ नोन सब्सटेंसेस आर नॉट पेटेंटेबल। डेरिवेटिव्स ऑफ नोन सब्सटेंसेस, तो क्विनोलिन को पहले ही बना दिया गया था। अब पेटेंट्स एक्ट कहता है कि उसका अगर क्विनोलिन का कोई डेरिवेटिव बनाया जाएगा तो उसको पेटेंट नहीं मिलेगा, उस टेक्नोलॉजी पे पेटेंट नहीं मिलेगा, या फिर उस फॉर्मूला पे पेटेंट नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि किसी भी दवा का अगर नया वर्जन बनाया जाता है, अगर बेडाक्विलिन का नया वर्जन बनाया जा रहा था, तो उसका जो थेरेप्यूटिक एफिकेसी है वो और ज्यादा होना चाहिए। मींस कि उसका जो हेल्थ पे इंपैक्ट है वो और ज्यादा होना चाहिए। तो इट सेज कि न्यू वर्जन मस्ट डेमोन्स्ट्रेट इंप्रूव्ड एफिकेसी। लेकिन एफिकेसी मींस कि उस दवा को खाने से जो आउटकम है, जो टीबी ट्रीटमेंट में जो इंप्रूवमेंट में और ज्यादा दिखे, न कि सिर्फ सॉल्ट चेंज किया जा रहा है उसका, फिर उसी सॉल्ट का डेरिवेटिव उसमें डाला जा रहा है, उससे पेटेंट जो है रिन्यू नहीं होगा। तो देखिए, पेटेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि पेटेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो डेवलपर्स हैं उनके पास सिक्योरिटी होती है कि अगर हम कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, कोई डिजाइन है, कोई केमिकल फॉर्मूला है, कोई डिवाइस है, तो उस पर हमारा पेटेंट हो, जो हमारा खर्च हुआ है वो पैसा निकल जाए। पेटेंट अगर रहेगा तो सिर्फ हमारे पास अधिकार रहेगा उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, उसको कॉमर्शियल लेवल पे लेके जाने का, कोई और उसको क्लेम नहीं कर सकता। या फिर हम किसी के साथ एग्रीमेंट में होके उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर हम किसी को अलाउ करेंगे कि कौन हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, या फिर इस डिजाइन या फिर फॉर्मूले के बेसिस पे कौन मैन्युफैक्चर करेगा। एक तरह का सिक्योरिटी होता है। तो किसी भी सोसाइटी में अगर पेटेंट राइट सिक्योर नहीं है तो वहां पे इनोवेशंस नहीं हो सकते। इनोवेशंस के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इंडिया में गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया हुआ है कि इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरग्रीनिंग नहीं होने देती है। तो इन्होंने जो कहा कि दे हैव मेड ए डेरिवेटिव ऑफ क्विनोलिन टू मैन्युफैक्चर बेडाक्विलिन, ये एक एवरग्रीनिंग था। और एवरग्रीनिंग का क्या मतलब होता है कि कोई उस दवा के मैन्युफैक्चरिंग या फिर केमिकल फॉर्मूले में माइनर ट्विकिंग कर दिया जाए, स्लाइट मॉडिफिकेशन किया जाए, तो माइनर ट्विकिंग और मॉडिफिकेशन करके जो ओल्ड ड्रग है उसको ये कहा जाए कि अब ये न्यू ड्रग है, अब जो है इसको भी पेटेंट करना हो, इस पे पेटेंट मिलना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग। एवरग्रीनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एवरग्रीनिंग का एक इकोनॉमिक एडवांटेज होता है कि पेटेंट अगर रिन्यू हो गया तो उनका जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है उस ड्रग से, वो एज इट इज मेंटेन रहेगा मार्केट में, और मार्केट में उनकी मोनोपोली भी रहेगी, क्योंकि ऑफकोर्स उनके पास पेटेंट है तो उनकी मोनोपोली है। तो इसका एक इकोनॉमिक एडवांटेज होता है टू मेंटेन द रेवेन्यू फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। लेकिन इसका कोई थेराप्यूटिक एडवांटेज नहीं होता है। थेराप्यूटिक एडवांटेज मींस सिग्निफिकेंट हेल्थ आउटकम्स, वो नहीं होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी पेटेंट एक्सपायर होने वाला होता है तो उसके बाद जो है उसके रेवेन्यू को रिटेन करने के लिए, जो रेवेन्यू आ रहा है उसको बेचने से, उसको रिटेन करने के लिए एवरग्रीनिंग ऑफ प्रोडक्ट किया जाता है। अब देखें कि अगर एवरग्रीनिंग नहीं हुआ, अगर इंडियन पेटेंट ऑफिस ने डिक्लाइन कर दिया है कि दैट द इन्वेंशन क्लेम्ड वाज ऑब्वियस एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी इन्वेंटिव स्टेप, पेटेंट नहीं मिला, पेटेंट रिन्यू नहीं हुआ, तो उसका क्या फायदा होगा? देखिए, इंडिया में जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उससे मोर देन 55,000 लोग प्रभावित हैं,
और ये जो बेडाक्विलिन है, बेडाक्विलिन ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट है वो 6 महीने के लिए होता है, और इसका जो कोर्स है इस दवा का वो 6 महीने के लिए था, और जो कॉस्ट था इसका आप देखें कि $400 था इसका कॉस्ट, $400 फॉर 6 मंथ्स पर पेशेंट। अब $400 का कितना आप लगा लीजिए कि लगभग 8 चौक 48 में लगभग 5 लाख के आसपास का इसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो 55,000 लोग पीड़ित हैं टीबी से, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से, उसमें सिर्फ 10,000 लोग ट्रीटमेंट ले पाए थे बेडाक्विलिन से। तो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जो ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट्स थे उन्होंने ही अपने काउंटर ऑब्जेक्शंस दिए थे। इस तरह से इंडियन पेटेंट ऑफिस ने डिक्लाइन कर दिया। अब इसका आउटकम क्या होगा? आउटकम ये होगा कि जो जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब उस दवा उस फॉर्मूले का यूज करके सस्ती दवा बना सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला इतना महंगा नहीं होता है, वो सॉल्ट इतना महंगा नहीं होता जितना महंगा वो अपना प्रॉफिट उस पर रखते हैं। तो जो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं अब वो उसको यूज करके अपनी दवा बना सकते हैं, और उससे क्या होगा कि मार्केट में लो कॉस्ट में दवा आएगी। लो कॉस्ट होगा तो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा तो एक्सेस हो जाएगा दवा का। ठीक है, अवेलेबिलिटी, लो कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, तो सस्ता भी मिलेगा और वाइडर एक्सेस भी ड्रग का मिल लगेगा मार्केट में। तो जो कंपनियां से ये क्लेम करती हैं, जब भी पेटेंट रिन्यू कराना होता है उनका क्लेम ये होता है कि जो R&D पे उन्होंने खर्च किया है या फिर जो नए R&D पे वो लोग खर्च कर रहे हैं उसको फाइनेंस करने के लिए जो हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम है वो मेंटेन रहना चाहिए, और क्योंकि तभी हम नया ड्रग बना सकेंगे। लेकिन बात यह है कि जो नया ड्रग बनाने की बात होती है R&D करके, तो क्या ये जो जेनेरिक ड्रग्स हैं, जेनेरिक ड्रग्स का जो थेराप्यूटिक इंपैक्ट है क्या उससे ज्यादा होता है जो नया ड्रग बनेगा? ये भी एक सवाल है। तो कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइटेटिव कमर्शियल प्रैक्टिस है, जहां पे कंपनीज बार बार अपने प्रोडक्ट्स को रिन्यू करती हैं अपना मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए। ऐसे ही हुआ था, मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दिया नोवार्टिस के केस में, इन्होंने दवा बनाया था ग्लिवेक, ये ल्यूकेमिया में यूज होता था, और इन्होंने क्या नया उसमें किया था, उसमें इन्होंने ये क्लेम किया था कि जो दवा का एब्जॉर्प्शन है ब्लड में वो अब ज्यादा होगा, जो इन्होंने कुछ उसमें चेंजेस किए थे। तो कभी भी कंपनी कोई प्रोडक्ट लाती है तो इनको पता है कि जब हमारा जो पेटेंट का टाइम है, पीरियड खत्म होने वाला है, तो ये कुछ अपना पहले से तैयार करके रखते हैं कि उस समय हम ये क्लेम करके उसका जो पेटेंट है उसको रिन्यू कर लेंगे। लेकिन उस समय इंडियन पेटेंट ऑफिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लाइन कर दिया था उसको रिन्यू करने से। फाइन, लेकिन कुछ और बातें हैं, जैसे कि अगर सेक्शन 3D ऑफ पेटेंट्स एक्ट एवरग्रीनिंग नहीं होने दे रहा है। एवरग्रीनिंग क्यों नहीं होने दे रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि कुछ एडिशनल थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस नहीं है, एडिशनल हेल्थ आउटकम नहीं है इस डिजाइन का या फिर इस प्रोडक्ट का। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि देखिए, थेराप्यूटिक एडवांटेज एक बात हुआ, लेकिन उसका कुछ मेडिकल एडवांटेज भी हो सकता है। जो चेंजेस किए गए हैं, जो मॉडिफिकेशन किया गया उस सॉल्ट में या फिर उस दवा में, उसका कुछ मेडिकल एडवांटेज भी हो सकता है, लाइक इंप्रूव्स पेशेंट सेफ्टी। क्यों? क्योंकि जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं, तो कुछ चेंजेस करके उसमें पेशेंट्स का स्टडी करके कि दवा कैसे रिएक्ट कर रही है, तो कुछ एडवर्स इफेक्ट्स अगर पाए जा रहे हैं तो उसको इंप्रूव किया सकता है। तो इस तरह के कुछ केसेस हैं कि अगर दवा में इंट्रोड्यूस किया जाए, कुछ चेंजेस किया जाए तो पेशेंट की सेफ्टी बढ़ सकती है, एडवर्स इफेक्ट नहीं हो सकता है, एडहेरेंस बढ़ जाएगा है ना बॉडी का। लेकिन जो सेक्शन 3D है उसके साथ कुछ इश्यूज भी हैं। इश्यूज क्या हो सकते हैं? देखिए, सेक्शन 3D तभी अलाउ करता है पेटेंट्स का रिन्यू होना जब उसका कुछ सिग्निफिकेंट थेराप्यूटिक एडवांटेज, सिग्निफिकेंट हेल्थ आउटकम हो। लेकिन क्या कुछ अगर क्लियर मेडिकल एडवांटेज है, कुछ चेंजेस लाने से, कुछ मॉडिफिकेशन उसमें किया जा रहा है, कुछ ट्विकिंग की जा रही है, तो कुछ उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं, मेडिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल कि जो पेशेंट्स की सेफ्टी है वो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि जो एडवर्स इफेक्ट है उस दवा का बॉडी पे वो कम हो जाए या फिर वो खत्म हो जाए, और एडहेरेंस बढ़ जाए उस दवा का उस बॉडी में। तो कुछ मॉडिफिकेशंस करने से, लेट्स से कि कोई दवा मार्केट में आ गई है, उसका फिर से जो कंपनी है अपने पेशेंट्स के ऊपर उसका इंपैक्ट ऑब्जर्व करके उसमें कुछ चेंजेस ला रही है कि उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो ना पड़े पेशेंट की बॉडी पे, तो ये कुछ चेंजेस की जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के भी चेंजेस के बेसिस पे भी पेटेंट ऑफिस जो उसको रिन्यू नहीं होगा करने देगा उस पेटेंट को। तो ये कुछ इश्यूज भी हैं माइनर।
तो हमारा जो डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जब जॉनसन जॉनसन का जो बेडाक्विलिन दवा है टीबी का, अगर उसको पेटेंट नहीं होने दिया गया तो अब ये इजीली लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। जो जिनको भी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, जो कि हाईली काफी डिफिकल्ट होता है उससे बाहर निकलना, वो ट्रीटमेंट उसका अवेलेबल नहीं है जल्दी, तो अब उन लोगों को भी इजीली ट्रीटमेंट मिल पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस।